दोस्तों हाल ही में नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट चल रहा था, आखिरकार इसके पीछे है कौन और बेलेंशिया और आमी नेपाल का इसमें क्या रोल है? और जो जेंजी प्रोटेस्ट पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा था, आखिरकार अब टूट क्यों गया और वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और यहीं पर नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है और इंडिया बॉर्डर पर क्या घटना हो रही है, इन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों हाल ही में जो नेपाल के काठमांडू में जेंजी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी खबर आपने हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक न्यूज चैनल पे सुनी होगी। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यह है कि इस जेंजी प्रोटेस्ट के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे आखिर है कौन कौन लोग? क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट तो मुंह उठाकर अचानक से हो नहीं जाता, और अचानक से इतने सारे बैनर्स, इतने सारे लोग 24 घंटे के अंदर करीब करीब 1-1.5 लाख लोग इकट्ठे तो हो नहीं जाते। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मास्टरमाइंड है जिसने ये जेंजी प्रोटेस्ट करवाया है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 नाम निकल कर आ रहे हैं, एक है आमी नेपाल और एक है बेलेंशा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं बेलेंशा की। दोस्तों बेलेंशा काठमांडू के एक मेयर है, जो कि पहले एक रैपर हुआ करते थे, एक लिरिक आर्टिस्ट हुआ करते थे, और उनके गाने सिर्फ और सिर्फ देश में बढ़ रही भ्रष्टाचार, लापरवाही, यहाँ तक कि गरीबी के ऊपर हुआ करते थे, जिसको देखकर युवा उनका समर्थन करते थे और उनके गाने सुनना पसंद करते थे। और इन्हीं सब के चलते बेलेंशाह ने डिसाइड किया कि वो इलेक्शन में खड़े होंगे, और उन्होंने 2022 में काठमांडू के मेयर का पद भी हासिल कर लिया। दोस्तों अपनी इसी पॉपुलैरिटी के कारण बेलेंशाह नेपाल के पहले नेता बने जो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स समाज या पॉलिटिक्स फैमिली से नहीं आते हैं। और दोस्तों बेलेंशाह को नेपाल के जेंजी का भरोसेमंद नेता माना जा रहा है। उन्होंने खुले तौर पर सोशल मीडिया पर युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि आंदोलन प्राकृतिक रूप से युवाओं का खुद का प्रयास है। दोस्तों वहीं मैं बात करूं हामी नेपाल की, जो कि एक एनजीओ है जिसके संस्थापक हैं सुदन गुरुङ। दोस्तों हामी नेपाल एक यूथ लेड एनजीओ है जो डिजास्टर रिलीफ, सोशल वर्क और अब डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ाई कर रही है। सुदन गुरुङ इसके लीडर हैं। दोस्तों हामी नेपाल से कई युवा इतने प्रभावित हुए कि वो आईजी और डिस्कॉर्ड आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंसक प्लानिंग करने लगे। छात्र यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग के साथ सड़कों पर उतरने लगे। और दोस्तों हामी नेपाल ने इस पूरे जेंजी प्रोटेस्ट की योजना बनाई और ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन मोबिलाइजेशन की, जिसके चेयरमैन खुद सुदन गुरुङ हैं। और दोस्तों वहीं पर मैं बात करूं सरकार की, तो उनका कहना है कि हमने जो सोशल मीडिया को बैन किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उन सोशल मीडिया वालों ने मना कर दिया किसी भी तरह का हेड ऑफिस या ग्रीवेंस ऑफिस खोलने के लिए, जिसके कारण हमने सारे ऐप को परमानेंट बैन कर दिया नेपाल से। लेकिन दोस्तों असली बात तो कुछ और है। असली बात दोस्तों ये है कि वहां के जो नेताओं के बच्चे हैं, जो वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनसे वहां के युवा बहुत परेशान है। और नेपाल के युवा भुखमरी में जी रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पास ढंग की जॉब भी नहीं है। और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वहां के नेता हैं, उनके रईस बच्चे लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अपनी महंगी महंगी गाड़ी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, महंगी महंगी घड़ी दिखा रहे हैं, जिनसे वहां के युवा और भड़क गए और उन नेताओं के बच्चे को ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पे एक आंदोलन चला दिया, जिस पर वहां पर वो नेताओं को और उनके बच्चों को जम के ट्रोल कर रहे थे। और दोस्तों इसी का कारण है कि वहां के नेता ने उन 26 सोशल मीडिया ऐप को पूरी तरह बैन कर दिया। दोस्तों वहां की सरकार वैसे भी उन युवाओं की सुनती नहीं थी। वो लोग ऑलरेडी नौकरी से परेशान, भुखमरी से परेशान, यहाँ तक कि तंगी से परेशान थे। इसके बावजूद उनके पास सिर्फ एक आवाज थी, सोशल मीडिया, और सरकार ने वो भी दबा दी। तो उसके बाद उनका गुस्सा पूरा भड़क उठा और वो डायरेक्ट सड़कों पर निकल पड़े मार्च करने के लिए। दोस्तों इसी के कारण जेंजी प्रोटेस्ट आज इतने गुस्से में है कि उसने पूरे नेपाल को खोखला कर दिया, जला के राख कर दिया, हर एक सरकारी बिल्डिंग जला दी, हर एक नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। और दोस्तों हर किसी को लग रहा है कि जेंजी प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन करने से हो रहा है, जबकि दोस्तों आखिर में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इससे भी गहरी है। करप्शन, भुखमरी, जॉब ना होना, तंगी। और दोस्तों वहीं पर मैं आपको बताऊं तो इस प्रोटेस्ट के पूरे 3 दिन बाद अब वहां के जेंजी प्रोटेस्ट, जो पहले सरकार के खिलाफ थे, अब खुद आपस में लड़ रहे हैं। और उनकी लड़ाई का रीजन है कि वहां का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक साइड कह रहा है कि प्रधानमंत्री ये बनेगा, एक साइड कह रहा है कि प्रधानमंत्री वो बनेगा। मतलब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और वो जेंजी प्रोटेस्ट अब 2 भाग में बंट चुका है। तो दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री पद के जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, सुशीला कारगी, नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस, जिनका नाम जेंजी और आर्मी दोनों की बातचीत में सबसे आगे है।
प्रदर्शनकारियों ने इन्हें ही अपना प्राथमिक विकल्प बताया है। और दोस्तों वहीं पर मैं दूसरी तरफ बात करूं कुलमन घिसिंग, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व एमडी, जिन्होंने लोड शेडिंग यानी कि बिजली कटौती संकट को खत्म किया नेपाल से और युवा वर्ग में साफ सुथरी छवि के कारण लोकप्रिय भी हुए और अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और नाम है, जैसे बेलेंशाह, जिसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और वहां के पत्रकार राबी लमिचने। दोस्तों इन सब के ऊपर अब वो जेनजी प्रोटेस्ट के अंदर विवाद हो रहा है। कोई कह रहा है कि राबी लमिचने होना चाहिए हमारा अगला प्रधानमंत्री, कोई कह रहा है सुशीला कर्गी होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है बेलेंशाह होना चाहिए। इन सब को चलते दोस्तों जेनजी प्रोटेस्ट में जो पिछले 3 दिन से एक साथ होकर सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, अब खुद आपस में भिड़ने लग रहे हैं। और अभी तक एक ठोस नाम के साथ वो नहीं आ पाए हैं कि आखिरकार हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडिया बॉर्डर पे आखिर क्या तांडव हो रहा है इस जेनजी प्रोटेस्ट के कारण। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा था तो कुछ लोग इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे बॉर्डर के थ्रू, लेकिन हमारे पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। इससे दोनों देशों के बीच थोड़ा टेंशन भी देखा गया, लेकिन अभी स्टिल कंट्रोल है। तो दोस्तों ये था जेनजी प्रोटेस्ट का पूरा सच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। इसी तरह मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।